एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखपाल की दिनचर्या वही क्या होती है। ठीक है, तो लेखपाल की दिनचर्या वही जो होती है, लेखपाल जो होता है आकार पत्र पा 2 में बनाता है। ये दिनचर्या वही में क्या होता है, 4 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम में पहला जो कॉलम होता है उसमें दिनांक और दिन का विवरण लिखा जाता है। दूसरे कॉलम में रात्रि का निवास स्थान लिखा जाता है, रात में उसने कहाँ निवास किया, निवास स्थान। और तीसरे कॉलम में लिखा जाता है कार्य का वार्षिक क्रमांक। ठीक है, कार्य का वार्षिक क्रमांक। और चौथे पे कार्य का जो विवरण होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, लेखपाल की दिनचर्या वही को लेखपाल डायरी या लेखपाल दैनिकी भी कहा जाता है। इससे भी पूछा जाता है लेखपाल दैनिकी क्या होता है, टिप्पणी भी पूछी जाती है। तो इसे लेखपाल यानी कि एक डायरी टाइप की होती है जिसमें कि 4 कॉलम बने होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जो स्टार्टिंग होती है दिनचर्या वही में 1 अगस्त से कार्यों का विवरण लिखा जाता है कि उसने कौन कौन से कार्य किए, और 30 जुलाई को ये बंद कर दी जाती है। ठीक है, प्रत्येक दिन विवरण लिखना होता है, ये नहीं कि आपने 1 हफ्ते में लिखा या 1 महीने में लिखा, इस टाइप से नहीं। प्रत्येक दिन उसमें क्या करना पड़ता है, विवरण लिखना पड़ता है। ये 365 दिनों का विवरण इसमें लिखा जाता है। इस लेखपाल डायरी में कितने पन्ने होते हैं, 60 पन्ने होते हैं। ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे, देखिए लेखपाल की दिनचर्या वही को लेखपाल डायरी या दैनिकी भी कहते हैं। इसे आकार पत्र पा 2 पर लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें कुल 60 पृष्ठ होते हैं। प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से प्रारंभ होती है और 30 जुलाई को ये बंद कर दी जाती है। ठीक है, इसमें लेखपाल के 365 दिनों के कार्य का विवरण लिखा जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग लेखपाल के दिन प्रतिदिन कार्य का विवरण, इसमें क्या जो भी दिन प्रतिदिन उसने कार्य किया होता है उसका विवरण दिया जाता है। और ये कोई भी अगर सरकारी काम के लिए यानी कि प्रतिदिन पूर्ण किया जाता है, और जब ये सरकारी कार्य के लिए कहीं जाता है तो इसे क्या होता है, अपने साथ रखना पड़ता है, इसको ले जाना पड़ता है, जिससे कि अगर कोई अधिकारी समीक्षा करने के लिए आता है या निरीक्षण करने के लिए आता है तो उसके सामने ये प्रस्तुत की जा सके और क्या किया जा सके, निरीक्षण टिप्पणी लिखी जा सके, उस पर क्या किया जा सके, निरीक्षण इसमें निरीक्षण समीक्षा लिखी जा सके, निरीक्षण टिप्पणी लिखी जा सके। ये क्या होता है कि प्रत्येक माह के अंत में फसलों की दशा, उनको हुई हानि का विवरण भी लिखा जाता है। यानी कि इसमें जो भी प्रत्येक माह में जो भी फसलों की दशा है, किस प्रकार की फसल है वो लिखा जाता है, और जो भी उनको हानि पहुंची है उसका पूरा समस्त विवरण लिखा रहता है। इसको आप अपने शब्दों में और अच्छे से लिख सकते हैं। फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है पड़ताल। ठीक है, पड़ताल से आप क्या समझते हैं, लेखपाल द्वारा पड़ताल कब कब की जाती है। तो देखते हैं, लेखपाल द्वारा यानी कि पड़ताल यानी कि क्या है, गांव गांव जाकर वो खेतों की जांच करता है। लेखपाल को देखा होगा ई सर्वे, जो ई पड़ताल, जो कि एग्री स्टैक, ठीक है, एग्री स्टैक के माध्यम से जो ऐप है उसके माध्यम से जो सर्वे किया जा रहा है आजकल, तो उसे भी पड़ताल कहेंगे। ठीक है, गांव गांव जाकर खेतों की जांच करना, प्रत्येक गांव में जाके खेतों की जांच करना, फसलों का सर्वेक्षण करना, और जो भी विवरण होते हैं उनकी सत्यता सुनिश्चित करना कि जो भी क्या विवरण दिए गए हैं वो सही है या नहीं सही है। ठीक है, जिसे आजकल ई पड़ताल कहा जाता है, जो एग्री स्टैक ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इसके तहत लेखपाल फसलों की स्थिति, यानी कि जो फसल है इस कौन सी फसल बोई हुई है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, भूमि का क्या प्रकार है, और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड रखते हैं ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यानी कि ये सब ऑनलाइन हमें मिल जाती है कि इस किसान, जैसे किसान को कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है तो वो इन ऑनलाइन रिकॉर्ड्स के माध्यम से पता चल जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, उसकी भूमि की स्थिति क्या है, उस पर किस प्रकार की फसल बोई गई है, वो सभी हमें ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, लेखपाल गाँव गाँव जाकर खेतों का सर्वे करते हैं। कौन से ऐप के द्वारा सर्वे किया जाता है, एग्री स्टैक ऐप के द्वारा किया जाता है सर्वे। ये क्या होता है, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर सभी को पता होगा। अक्षांश और देशांतर में के आधार पर हर खेत का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। जो अक्षांश होते हैं, देशांतर होते हैं, उन्हीं के आधार पर हर खेत का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जाता है, जिससे एक ही स्थान पर ये जो सर्वे है वो एक ही स्थान पे नहीं हो सकता है, जिसे एक ही स्थान से अपलोड नहीं किया जा सकता। यानी कि उन खेतों में जाके ही क्या हुआ करना होता है, सर्वे करना होता है। इससे लाभ क्या होता
होता है, फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य विवरण जो होते हैं वो ऑनलाइन होने से किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। यह सुनिश्चित हो जाता है कि खेतों और फसलों से संबंधित जानकारी सही है। जो भी जानकारी है फसलों से रिलेटेड, जो खेतों से रिलेटेड, वो जानकारी सही है या नहीं सही है। अगर गलत उपयोग हो रहा है तो उसके बारे में जांच की जाती है कि उसका गलत उपयोग हो रहा है। तो ये सब क्या है कि ई पड़ताल से रिलेटेड है। ई पड़ताल भी बोल सकते हैं, उसे पड़ताल भी बोल सकते हैं। और जो खरीफ फसल होती है, ठीक है, ई पड़ताल कब की जाती है? देखिए, इसकी पड़ताल जो होती है वो वर्ष में 3 बार होती है। एक होती है खरीफ पड़ताल होती है, एक खरीफ पड़ताल होती है, दूसरी जो होती है वो रबी पड़ताल होती है, तीसरी जो होती है वो जायद पड़ताल होती है। ठीक है, इसका जो समय होता है, देखिए रबी पड़ताल का जो समय होता है वो होता है 10 अगस्त से लेकर 25 सितंबर, 10 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक का। ठीक है, 10 अगस्त से लेकर ये 25 सितंबर तक का होता है। फिर उसके बाद में जो रबी फसल होती है वो होती है 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक। और जायद की फसल जो होती है 1 मई से 31 मई तक की होती है। ठीक है, तो ये पड़ताल के बारे में आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950, इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है। पहले उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने। ठीक है, पहले क्या था, जमींदार क्या करते थे, जो किसान थे उनसे क्या करते थे कि लगान के रूप में कर वसूल करते थे। ठीक है, लगान लेते थे। और जब ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और भूमि सुधार के लिए क्या किया गया था, भूमि सुधार के लिए पारित किया गया था, जिसके तहत जमींदारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जो भी जमींदार के अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। और भूमि का जो स्वामित्व है वो किसके हाथों में आ गया, जमींदार से किसान के हाथ में आ गया। ठीक है, जमींदार से किसके हाथ में आ गया, भूमि का स्वामित्व किसानों के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना और भूमि पर किसानों का वास्तविक अधिकार स्थापित करना था। यानी कि जो आर्थिक स्थिति खराब थी किसानों की, उस आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके, कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके और भूमि पर किसानों का जो वास्तविक अधिकार है वो भी उन्हें देना था, यानी कि वास्तविक अधिकार स्थापित करना था। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना और भूमि पर किसानों का वास्तविक अधिकार स्थापित करना था इसका उद्देश्य। ठीक है, इस अधिनियम ने जमींदारों के अधिकारों को समाप्त कर दिया, जिससे भूमि का जो स्वामित्व था वो सीधे किसानों के हाथों में आ गया। ठीक है, इस किसानों के हाथों में आ गया। इस अधिनियम के तहत कई भूमि सुधार किए गए, जिसमें भूमि की अधिकतम सीमा तय की गई। ये तय किया गया कि भूमि किसके पास कितनी रहेगी, अधिकतम सीमा तय कर दी गई। ठीक है, भूमि के सभी कब्जाधारियों और किराएदारों को उस भूमि पर खेती करने का अधिकार दे दिया गया जिस पर वो पहले से खेती करते थे। ठीक है, यानी कि अगर कोई किराए पे खेती कर रहा है तो उसको उसका अधिकार दे दिया गया, जिस पे वो पहले से खेती कर रहे थे। कोई कब्जाधारी था उसको उसका अधिकार दे दिया गया। किसके बाद, जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 आने के बाद में। ठीक है, इस अधिनियम के तहत भूमि के संबंध में सभी अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिए गए, जो भूमि प्रबंधन और भू राजस्व वसूली का प्रबंध करती है। यानी कि जितने भी अधिकार थे वो किसको सौंप दिए गए, वो सरकार को सौंप दिए गए, राज्य सरकार को सौंप दिए गए, और जो कि भूमि का प्रबंधन और भू राजस्व वसूली का प्रबंधन करती है। ठीक है, इस अधिनियम का क्या प्रभाव हुआ, इस अधिनियम ने उत्तर प्रदेश में एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति ला दी। इससे क्या हुआ, सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया, जिससे कि भूमि वितरण में सुधार हुआ। भूमि को किस प्रकार वितरित किया जाए, ठीक है, कितनी वितरित की जाए, इसमें क्या हुआ, सुधार आ गया। किसानों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिल गया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया। उन्होंने कृषि उत्पादन में भी योगदान दिया, यानी कि उन्होंने क्या किया, कृषि उत्पादन में योगदान दिया। यह अधिनियम भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। ठीक है, यानी कि इसने क्या किया, पहले क्या जमींदार राज करते थे, उसके बाद में क्या हुआ कि यानी कि ये क्या है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम के आने के बाद में क्या हुआ, जो भी
किराए पे जिनके पास भूमि थी या जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, कब्जाधारी थे, ठीक है, जो लगान देते थे, उनको भूमि का स्वामित्व मिल गया, ठीक है। और ये अधिनियम बहुत ही प्रभावकारी रहा, जिसके बारे में आप पूरा अच्छे से लिख सकते हैं कि ये अधिनियम क्या था, ठीक है, इस अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप बढ़िया से लिख सकते हैं, डिटेल में इसके बारे में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लेखपाल के पास में कौन कौन से कागजात होते हैं, अन्य चीज़ें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मैं जल्दी से बता दे रही हूँ। पूछा जाता है कि लेखपाल के पास कौन कौन से कागजात और अन्य चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कागजात पत्र में आप लिख सकते हैं कि उसके पास में, आपको पता होगा क्या क्या होता है। मानचित्र होता है, ठीक है, मानचित्र होता है, खसरा होता है, खतौनी होती है, सीमा द्योतक चिन्हों की सूची होती है, विवाद रहित उत्तराधिकार के मामले की सूची होती है, खसरा के परिवर्तनों की सूची होती है, जो भी खसरा में परिवर्तन होते हैं उसकी सूची होती है, खतौनी की अशुद्धियों की सूची होती है, खतौनी की त्रुटियों का शुद्धि पत्र होता है, स्वामियों का चतुर्वर्षीय खेवट होता है, पुख्तेदारों का चतुर्वर्षीय खेवट होता है, उप स्वामियों का चतुर्वर्षीय खेवट होता है, बंधक किए गए क्षेत्रों की सूची होती है, दिनचर्या वही होती है, खेवट की त्रुटियों की सूची होती है, आज्ञा पुस्तक होती है, खरीफ की उपज का ब्यौरा होता है, रबी की उपज का ब्यौरा होता है, जायद की उपज का ब्यौरा होता है, मिलान खसरा होता है, जोत व भूमि कर या लगान का ब्यौरा होता है, जो भी जोत या भूमि कर जो लगाया जाता है, और लगान का ब्यौरा सब कुछ होता है, ठीक है। तो लेखपाल के पास और भी चीज़ें होती, जैसे जिल्द बंदोबस्त होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हुआ करता था, चकबंदी के दौरान तैयार किया जाता है, चकबंदी होने के बाद में ये लेखपाल को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड के रूप में दे दिया जाता है, ठीक है। मानचित्र होता है, खसरा होता है, और इनके पास में क्या होता है, गुनिया होती है, ठीक है, और क्या होता है, कड़ी, इसमें जरीब होती है, इनके पास में बहुत सारी चीज़ें, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा भी डिटेल में लिख देंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका क्वेश्चन जो होगा बहुत अच्छा लेंथी हो जाएगा,